शांत हो जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। ऑडियो कहाँ से बंद करें? चलिए भाई, साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, ये सब हो गया था, वाटर की प्रॉब्लम हो गई। अनम्यूट पहले। माइक ऑफ कर लो। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट याद हो गया ना सर? आगे यूज खूब आएगा इसका, एंटी लॉग वगैरह सब। अरे यार माइक ऑफ कर लो। पीएच वाला पोर्शन हमें लग रहा है कि सारे केस हो गए थे ना। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो पीएच कैसे निकालते हैं बताया था। कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो भी, वीक एसिड वीक बेस हो तब भी। फिर मिक्सचर का पीएच है, तो छूटा तो नहीं था, देख लो। मिक्सचर का पीएच भी हो गया। बात नहीं करिए भाई, बात नहीं, शांत हो जाइए। दो एसिड मिलाए जाए तब पीएच निकालना, ये देखो मिला दिया। एसिड एसिड मिलाया जाए, उसकी नॉर्मलिटी वैल्यू दी गई, तो मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते? एकदम शांत हो जाइए, सुनते जाइए फटाफट। उसके बाद बात आई कि दो बेस मिला दिए जाए, दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देखो मिला दिया, तो मिक्सचर का पीएच क्या होगा ये पूछा। ठीक है। फिर आगे आया था, इस टाइप का केस आया होगा कि एसिड और बेस को मिला दें। याद आ रहा है सब? एसिड बेस को मिला दें तो मिक्सचर जो बनेगा या तो एसिडिक होगा या बेसिक या न्यूट्रल। एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो न्यूट्रल हो, फिर उसका पीएच कंफर्म है कि 7 हो। और यदि एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा हो बेस की तुलना में तो फिर मिक्सचर एसिडिक, और एसिडिक होगा तो फिर एसिडिक होगा तो मिक्सचर की जो नॉर्मलिटी आएगी वो H+ आयन कंसंट्रेशन के बराबर बताया था ना। तो H+ आयन आ गया तो पीएच आ जाए। ऐसे ही बेसिक की बात किया था, दिन बेस का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा हो एसिड का कम, तो मिक्सचर क्या होगा? बेसिक। और यदि बेसिक होगा तो फिर मिक्सचर की नॉर्मलिटी OH आयन कंसंट्रेशन के बराबर। OH आयन आ गया तो POH आ गया, POH आ गया तो पीएच। ठीक। अच्छा, एक केस और डिस्कस, बात नहीं करिए देखो, बात नहीं करिए, हम आपको केवल इसलिए थोड़ा सोचना, शांत हो जाओ तो आगे बढ़ो। देखो दो एसिड था, दोनों का पीएच और वॉल्यूम दिया हो, मिक्सचर बनाए, तो आइडिया है ना सब? क्या आइडिया है? पीएच से पहले क्या निकालोगे? हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वही नॉर्मल। रिवाइज कराऊंगा तब ये सब फिर बताऊंगा, अभी तो पूरा जब चैप्टर एक खत्म करूंगा ना तो फिर केमिकल और आयनिक का मिला करके कम से कम 10 20 25 30 सवाल यहीं पे लगवा दूंगा। पूरा केमिकल का भी अभी कुछ सवाल लगवाऊंगा। चैप्टर तो दोनों एक ही साथ है ना, तो हमने अलग अलग कर दिया है। केमिकल आयनिक का मिला के एक चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, पीएच डाइल्यूशन की बात हो गई थी, सारी बातें हो गई थी, सब में हमने डिस्कशन कर दिया। फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस आया होगा नहीं? देखो कितनी बात हो गई थी। साल्ट के बारे में बताया था कि यह केटायन और एनायन से मिलके बना हो, और मैंने ये भी बताया था कि जो साल्ट में, साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमेशा नॉर्मल साल्ट को कंसीडर करते हैं। किसको? नॉर्मल साल्ट को ही हमेशा कंसीडर करते हैं। और नॉर्मल साल्ट बनता कैसे है? तो एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नॉर्मल साल्ट बनता है। ये देखो लिखा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो नॉर्मल साल्ट बना, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो साल्ट कैसा बना? एसिडिक भी बन सकता है और बेसिक भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने एसिडिक लिखा तो एसिडिक भी बन सकता है और बेसिक भी बन सकता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या है बताया था। ठीक है, क्या बताया था भाई? एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनता है और वाटर, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है।
ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था। अच्छा ये भी देखो बताया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से जो साल्ट बनेगा वो हाइड्रोलाइज होगा, वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट बनेगा वो भी हाइड्रोलाइज। और एक बताया था कि वीक एसिड, पीछे जाओ, दे रहा हो तो पीछे जाओ सीधे, ये तो टाइम से आ नहीं पा रही हो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट बनेगा हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, ये सब मालूम है। अब डिस्कशन में और आगे यहाँ पहुंचे थे तो मैंने कहा था कि एसिड और बेस को मिला के साल्ट वाटर बनाना, ये क्या है, ये लिखो, ये देखो ऐसे जानो, इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस। अच्छा इधर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, ये है न्यूट्रलाइजेशन एक दूसरे के इनवर्स। खैर बातों बातों में एक बात और भी हमने करा होगा, शायद याद मुझे जहां तक आ रहा है कि कोई भी जब साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम जब भी आती है तो बेटा एक बात याद रखना वहां पर कि फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रांग बेस की तरह काम करते हैं, जैसे लाइक ये सब देखो लिखा है, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड। लेकिन यदि सेकेंड ग्रुप का लिखा है साल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप के जितने एलिमेंट है उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको हम वीक बेस की तरह ट्रीट करते हैं, वीक बेस की तरह क्या करते हैं, ट्रीट, उनका ट्रीटमेंट हम वीक बेस की तरह करते, हर जगह नहीं, केवल ये साल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में ऐसा करते हैं, बाकी और हर जगह आप मत कुछ करना, बाकी तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन में और बातें निकल, अच्छा ये सब भी बातें, अच्छा ये भी बताया था कि साल्ट में जो दो पार्ट है, केटायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस, एनायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड। अच्छा साल्ट का वह पार्ट हाइड्रोलाइज होता है जो वीक से आता है, जो कहां से आता है, वीक से। अब आपको देखना पड़ेगा कि साल्ट में दो पार्ट हैं तो कौन वीक पोर्शन, केटायन या एनायन में कौन वीक से आया, तो जो वीक पोर्शन से आया होता है, यदि केटायन वीक से आया है तो वो हाइड्रोलाइज होगा, यदि एनायन वीक से आया है तो वो हाइड्रोलाइज, यदि दोनों के दोनों पार्ट केटायन और एनायन दोनों यदि वीक पोर्शन से आए तो दोनों, यही इसकी सब कहानी है। बस इसके बाद फिर आपको आइए, यहाँ तक शायद बात हमने करा था। अब आइए जरा सा हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस के टाइप की बात करते हैं, किसके टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, जरा ध्यान से देखना। टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस तीन तरीके का होगा, या तो मैंने कहा था केटायन हाइड्रोलाइज होगा या एनायन हाइड्रोलाइज होगा। आइए जरा सा इसी पे चर्चा करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा जरा सा। अब ठीक है, या तो केटायन साल्ट का है, साल्ट का अभी बताता हूँ, सब समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो भाई कि हाइड्रो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, आराम से समझेंगे, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल खूब पूछे गए हैं कई बार। टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस की टाइप की बात करता हूँ, हाइड्रोलिसिस, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा था कि तीन तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी, या तो साल्ट का केटायन हाइड्रोलाइज होगा या एनायन हाइड्रोलाइज होगा या दोनों। तो आइए यदि मैं बात करूं कि मान लो साल्ट का कभी केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब साल्ट का जो केटायन है वो वाटर से रिएक्शन कर जाए, वाटर से रिएक्शन, तो कहना उसको हम, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन, चाहो तो लिख दो, हेडिंग डाल दो, हाइड्रो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल्दी हेडिंग डाली, जल्दी से स्पीड बना लो, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, और उसमें लिख लो एक लाइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन। रफ जैसे करते हैं बस वैसे करते जाइए, हम तो सब आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन एक बार लिख लेने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन, मान के चलो घर में बैठ के बस पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बस इसी टाइप से लिखते जाओ। केटायन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कहना यार मान लो कोई साल्ट है, इस टाइप से बेटा जरा देखना, सपोज करो हमने लिया कि NH4OH, ये वीक बेस है, इसका रिएक्शन HCl से कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और रिएक्शन के बाद पता लगा कि यहाँ पे बन गया NH4Cl और वाटर। कहना यार ये साल्ट है, इसमें दो पार्ट है, केटायन और एनायन, और आपको, अच्छा केटायन हमेशा बेस से आता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमेशा दिमाग में रखना, साल्ट में दो पार्ट होते हैं, केटायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस और एनायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड। एनायन जो होगा एसिड से ही गया होगा, कंफर्म है, केटायन बेस से गया होगा। अच्छा यहाँ वीक कौन है, बेस, इसका मतलब केटायनिक पार्ट ही यहाँ क्या होगा, हाइड्रो,
और यदि कभी भी साल्ट का केटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, सिर्फ केटाइन ही हाइड्रोलाइज होगा, माने केटाइन ही वाटर से रिएक्शन करेगा। और वाटर माने HOH ऐसे लिख दे रहा हूँ, वाटर में भी दो पार्ट है, H+ और OH। तो देखो अमोनियम आयन केटाइन वाटर से रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा NH4OH बन जाएगा और H+ प्रोड्यूस हो। अच्छा बेटे जरा सोच के बताना कि यदि साल्ट का जब कभी भी कोई साल्ट का यदि केटाइनिक पार्ट जब हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। कंफर्म है? क्यों? जब केटाइन हाइड्रोलाइज होगा तो सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन साल्ट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, pH विल बी लेस देन 7। तो नोट करना पड़ेगा, एक लाइन छोटा सा इसे जल्दी से लिख लो, ऐसे ही बना लो कि ऐसे पहले लिख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ केटाइन, ऐसे पहले लिखना कि वीक बेस स्ट्रांग एसिड से जब साल्ट बनता है तो वहां पर केटाइन हाइड्रोलाइज हुआ, और ये बेटा जब केटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होता है, लिख लो ऐसे ऐसे बनाने के बाद एक लाइन लिखो कि हाइड्रोलिस केटाइन हाइड्रोलाइज हुआ, रिएक्शन लिख लीजिए। एक शर्त लगा के थोड़ा स्पीड बढ़ा के करना, स्पीड बढ़ा के लिखो आगे। इफ केटाइन इज हाइड्रोलाइज, इफ केटाइनिक पार्ट, ऐसे लिख लो, इफ केटाइनिक पार्ट ऑफ साल्ट इज हाइड्रोलाइज, if cationic part of salt is hydrolyzed, then salt solution will be acidic, then salt solution will be acidic due to presence of H+ ion। मैंने बोला if cationic part of salt is hydrolyzed, then salt solution will be acidic due to presence of H+ ion। that is, आगे लिख लो, that is pH लेस देन 7। ऑलवेज यही होगा कि pH हमेशा 7 से कम आए। अब बात आती है कि चलो एक पार्ट तो फिनिश हो गया, अब जरा सा डाल दो हाइड्रोलिसिस, थोड़ा स्पीड मैंने कहा ना बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, एनायन जब भी कभी साल्ट का केवल एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तब लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। जैसे जैसे उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, देखो जैसे मैंने कहा ये CH3COOH है, ये वीक एसिड है और इसका रिएक्शन मान लो मैंने स्ट्रांग बेस लाइक NaOH से करा दिया। फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड यहाँ स्ट्रांग बेस होता है, तो यही लिया वीक एसिड स्ट्रांग बेस का रिएक्शन किया, तो ये बन गया हमारा CH3COONA और वाटर बना। कहना यार इस साल्ट को ध्यान से देखें तो दो पार्ट है, केटाइन और एनायन। अच्छा बेटे एनायन कहाँ से आया? वीक एसिड से गया, इसका मतलब यही एनायनिक पार्ट केवल क्या होगा? हाइड्रोजन। इसमें एसीटेट आयन ही केवल हाइड्रोलाइज होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर वगैरह कुछ ना लिखो, लिख दो सीधा CH3CO- यही पानी से रिएक्शन कर जाएगा H+OH- से, और रिएक्शन के बाद ये बना देगा CH3COOH और प्लस क्या बनेगा? H+ OH आयन, हाँ OH आयन बनेगा ना, ठीक है OH आयन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी आप लिख रहे हैं। देखिए यहाँ सिर्फ एनायनिक साल्ट का एनायनिक पार्ट यदि कभी भी हाइड्रोलाइज, कभी भी सवाल पूछ लेता है कि कोई साल्ट चार्ज दे देगा, कहेगा कौन सा साल्ट जो है एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन न्यूट्रल, तो आपको देखना पड़ेगा उस साल्ट के अंदर कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है। यदि साल्ट का केटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो साल्ट सोल्यूशन ऑलवेज एसिडिक होगा, pH ऑलवेज ग्रेटर देन 7, ये सब लेस देन 7, ये सब मैं प्रूफ करूंगा, डेराइव करके दिखाऊंगा। ऐसा याद नहीं करना, याद तो थोड़ा सा कर लो अच्छी बात है, लेकिन ये सब आपको दिखेगा साफ साफ कि अच्छा ऐसा हो रहा है। माइक ऑफ करो, साल्ट का देखो एनायन माइक जब बटन कभी प्रेस करो, माइक ऑफ हो जाएगा होगा तो वहां पर क्या OH प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से साल्ट सॉल्यूशन बेसिक, यही लाइन मेंशन करना पड़ेगा। लिख लो जल्दी से, दोनों रिएक्शन लिखने के बाद लिखे इफ एनायनिक पार्ट ऑफ साल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ मैंने कहा ना, तो इफ एनायनिक पार्ट ऑफ साल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड देन साल्ट सॉल्यूशन विल बी बेसिक। If anionic part of salt is hydrolyzed, then salt solution will be basic due to presence of OH ion, due to presence of H+ ion, due to presence of OH ion. That is pH always greater than 7.
दैट इज पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन 7। एक तीसरे नंबर पे पार्ट लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन एज वेल एज एनायन। तीसरा पार्ट है बेटा लिख देना हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन एज वेल एज एनायन। कभी साल्ट का दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज, बस आप स्पीड बढ़ा के लिखते जाइए जल्दी जल्दी और समझते हुए थोड़ा सा। कह रहा यदि साल्ट का केटायन और एनायन दोनों पार्ट क्या हो हाइड्रोलाइज तो क्या होगा भाई, तो लिख लेना। पहले उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये देखो बेटा CH3COOH ये वीक एसिड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। ये रिएक्शन जब करते हैं तो ये बना देंगे क्या CH3COONH4 अमोनियम स्टेट बनता है। CH3COONH4 प्लस का क्या बनेगा वाटर। अच्छा इसमें दो पार्ट है केटायन और एनायन, बताओ कौन हाइड्रोलाइज, दोनों। यहाँ से पता कि एनायन भी वीक से गया केटायन भी वीक से, इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों पार्ट वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे और अगेन यह रिस्पेक्टिव एसिड और बेस बना देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो साल्ट आपको दिख रहा है यहाँ दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। ठीक है, या इसे लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे। ये तो एक स्टेप में काम करो, पहले तो ये हो गया कि ऐसा बनेगा। अब फिर एक बार यहाँ से लिख लो चाहो तो दूसरा स्टेप में, यहाँ CH3CO माइनस और प्लस NH4 प्लस ये दोनों के दोनों पार्ट वाटर से रिएक्शन करेंगे H+OH माइनस से। लिख लो, एक स्टेप रिएक्शन भी बना लो। ये तो श्योर होगा कि दोनों हाइड्रोलाइज हो। देखो दोनों को हाइड्रोलाइज करते हुए दिखा रहा हूँ। एनायन और केटायन वाटर से रिएक्शन करेंगे और ये बना देंगे आपका CH3COOH और यहाँ पे बन जाएगा NH4OH। ये देखो लिखो, ये दोनों रिएक्शन लिखने के बाद आप लिखना एक लाइन कि इफ केटायन एंड एनायन बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड, if cation and anion both are hydrolyzed, if cation and anion both are hydrolyzed, then salt solution will be क्या होगा, नहीं केवल न्यूट्रल नहीं कह सकते, लिखो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा वो सब लिखवाऊंगा। लिखिए पहले मैंने बोला इफ cation and anion both are hydrolyzed then salt solution, लिखो जल्दी, then salt solution will be acidic, then salt solution will be acidic or ORR, basic or ORR, neutral. Then salt solution will be acidic or basic or neutral, कुछ भी हो सकता है, either acidic or basic or neutral. It आगे लिखना it depends upon dissociation constant of acid. It depends upon dissociation constant of acid as well as dissociation constant of base. It depends upon dissociation constant of acid, K जिसको बोलते हैं, and dissociation constant of base. नहीं लिख पा रहे हो क्या, लिख लिया ना, थोड़ा इसे हल्के में लिख लो, कोई जरूरी नहीं। बस लिखने का मतलब सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि एक बार लिखने से पूरा कंसंट्रेशन बन जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस इतना ही। लिखना इसीलिए जरूरी है, लिखते चलिए, ठीक है। अब बात है कि यार जो यदि साल्ट का केटायन और एनायन दोनों पार्ट यदि हाइड्रोलाइज हो रहा है तो साल्ट सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्या होगा ये मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो कहना फिर वो डिपेंड करेगा, वह साल्ट एसिड और बेस से बना हो तो डिपेंड करेगा एसिड के और बेस के भी। एसिड का के मतलब एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी पर डिपेंड करेगा। यदि मैं यहाँ पे 3 लाइनें लिखूंगा, यदि एसिड का के बेस के केबी से ज्यादा है, या फिर कहना कि एसिड का पीके बेस के पीकेबी से कम है, या कहना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ज्यादा है OH आयन कंसंट्रेशन से, तो कहना फिर साल्ट सोल्यूशन विल बी एसिडिक। तो लिख लेना देन, ऐसे आगे लिख लेना साल्ट सोल्यूशन विल बी
salt solution will be एसिडिक, फिर तो साल्ट सोल्यूशन एसिडिक हो। भाई एसिड बेस दोनों वीक थे, दोनों से जो साल्ट बना केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हुआ, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि साल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल। तो कहना फिर हम वहां पे एसिड और बेस जिससे साल्ट बना था उनके एसिड और बेस को चेक करेंगे कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यदि बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा है तो फिर ये कंफर्म है कि वह साल्ट सोल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, ये पूरी बात कई बात बोल सकते हो। 3 देखिए लिखा, यदि के ज्यादा हो के बी से, या कहना पी के कम हो पी के बी से, या कहना हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो या आयन से, तो साल्ट सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक। पीएच ब्रैकेट में लिख लो क्या होगा लेस देन 7। दूसरा लाइन मेंशन करना बेटा, इफ शर्त के साथ लिखना, इफ के लेस देन के बी, बेस का के बी ज्यादा है एसिड के से। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर के और पीके में इनवर्स रिलेशन होता है, मालूम है कि अरे देखो इधर सुन इधर देखो, पी के बराबर होता है माइनस का log के, या इसे लिख सकते हैं पी के बराबर होता है log 1/k। तो देखो पी के ए और के में कैसा संबंध, इनवर्स। यही बात करना चाह रहे थे, ध्यान से समझ लेना। अब बात है कि के यदि कम है पी के बी से, या कहना फिर पी के ए ज्यादा है पी के बी से, या फिर कहना H प्लस आयन कम है OH आयन कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब साल्ट सोल्यूशन विल बी बेसिक। बस लिखते चलिए आप बेसिक, और ब्रैकेट में लिख देना पीएच ग्रेटर देन 7, यहाँ पीएच 7 से ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट एक स्टेप और लिखूंगा, इफ एसिड का के और बेस का के बी, वह साल्ट जिस एसिड और बेस से बना है उसके के और के बी को जरा चेक कर लो। कहना यदि एसिड का के और बेस का के बी यदि बराबर है, मतलब एसिड का पी के बेस का पी के बी यदि बराबर है, इसका मतलब उस सोल्यूशन में यदि H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर है तो फिर ये कंफर्म है कि वह साल्ट सोल्यूशन will be neutral, salt solution will be neutral होगा। यदि न्यूट्रल होगा इसका मतलब दैट इज पीएच 7 हो जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण शर्त हैं जो दिमाग में रखना है। ये तब लगाना जब वह साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना, तो वह साल्ट सोल्यूशन का हाइड्रोलाइज वहां जब कराओगे तो उसमें केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, और दोनों हाइड्रोलाइज होंगे तो साल्ट सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कब क्या होगा कहना फिर ये डिपेंड करेगा कि वह साल्ट जिस एसिड और बेस से बना है उस एसिड के और बेस के केबी को चेक करो। यदि एसिड का के ज्यादा है बेस के केबी से, कहना फिर एसिडिक। यदि बेस का केबी ज्यादा है एसिड के से, बेसिक। यदि दोनों का एसिड का के बेस का केबी बराबर तो साल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल। तो यहाँ तक की बात आपके सामने रखा। अब आइए जरा सा एक हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, टाइप ऑफ साल्ट। टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट हेडिंग डाल दो बेटा। 4 तरीके से साल्ट बन सकता है। पहली बात तो लिख लो ये कि टाइप ऑफ साल्ट में लिख लो साल्ट ऑफ, ऐसे लिख लो पहला साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनते हैं, जल्दी से ध्यान से लिखो फटाफट। टाइप ऑफ साल्ट में मैंने कहा 4 तरीके से साल्ट बनाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। पहला तो है टाइप ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसे कई उदाहरण ऐसे लिख रहा हूँ, CH3COOH वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH ले, जल्दी से लिख लो जरा रिएक्शन करके। ये देखो जरा से बनेगा क्या, CH3COONA। बताइए कैसा साल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना। अब हम आपको कुछ नाम लिखेंगे, पहचानते जाना कि वो किससे बना। तो चलो ये तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट एक उदाहरण दिया, ऐसे मैं कई लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं HCOONA, बताओ ये किससे बना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, पहचान रहे हो ना। फार्मिक एसिड और NaOH से बना। यदि मैं ऐसे ना लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनना, HCOOK लिख दूं, चलेगा। इसका मतलब सुनो, साल्ट को कभी भी पता करना हो किससे बना तो उसको वाटर से रिएक्शन कर, तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा उसमें एसिड है कौन सा बेस। और एसिड बेस ऐसे देख के ऐसे पहचान देना कि कौन कौन उसमें वीक है कौन स्ट्रॉन्ग, बस यही कर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्या सब ऐसे से लिख के दिखाऊं कि समझ आ जाए, जैसे ऐसा लिखाओ या लिखाओ C6H5CO, दैट इज। और उदाहरण ले रहा हूँ, एक उदाहरण तो ऊपर ऐसे लिख दिया, देखो अब तो मैं ऐसे और अन्य उदाहरण भी लिखूं।
जैसे COK है, C6H5COO, Na है, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे Na2 और H2 सॉरी C2O4 है, ये देखो तो Na2C2O4। अरे सर ये क्या लिख दिया? ऑक्जेलिक एसिड मालूम है ना, उसी का बेस से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग NaOH से करा, तो यही बना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, Na2CO3 लिख दे, कहना ये भी चलेगा। यस बोलो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड रहा होगा, बोलो रहा होगा। यस, ऐसे ऐसे लिख दो। एक लिख देना HNO2 सॉरी HNO2 नहीं, सॉरी NaNO2 लिख दो, NaNO2, कहना ये भी वही है जो आप बताना चाह रहे। इसमें NaOH बेस रहा होगा स्ट्रॉन्ग। HNO2 वीक एसिड होता है, HNO2 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके सारे साल्ट। अच्छा बताओ, ये सारे साल्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं, यहाँ जितने भी मैंने लिखा है, सब जिक्र किया है, ये सारे साल्ट में बताओ कौन हाइड्रोलाइज हो? एनायन। बोलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सारा साल्ट है। इस साल्ट में कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज होगा? एनायन। इसका मतलब इस अबव साल्ट जितने भी हैं, यहाँ पर एनायन ऑलवेज हाइड्रोलाइज होगा। और आप पीछे पढ़ चुके हैं, एनायन जब भी हाइड्रोलाइज होगा, साल्ट सॉल्यूशन हमेशा बेसिक और पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन से। इसका मतलब कभी ऐसे उदाहरण में दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, इनमें इन्हीं सबका नाम दे दे, बताओ इसका पीएच क्या होगा? कहना ग्रेटर देन सा। क्यों? क्योंकि ये सब साल्ट को तुरंत आइडिया लग गया, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट हैं, और इसमें एनायन ही हाइड्रोलाइज होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? और यदि एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सॉल्यूशन ऑलवेज बेसिक होगा, पीएच हमेशा 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे चलो तो ब्रैकेट में लिख लो, हियर माने यहाँ, anion always hydrolyzed, anion will be hydrolyzed, anion will be hydrolyzed, that is pH always greater than 7। ऐसे लिख लो, आइडिया लग जाएगा। ये जितने भी ऊपर साल्ट लिखे सब में वही घटना, यहाँ पर एनायन हाइड्रोलाइज, क्योंकि यह वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट। ऐसे दूसरा टाइप ऑफ साल्ट लिख लो बेटा, लिख लो साल्ट ऑफ वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कहना कि ऐसा पहचानो भाई, साल्ट थोड़ा सा पहचानो। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी कुछ एग्जाम्पल लिख दो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl और वीक बेस लाइक NH4OH। ध्यान समझ है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, इससे साल्ट जो बनेगा वो बनेगा NH4Cl बनेगा और वाटर बनेगा। इसमें 2 पार्ट हैं, केटायन और एनायन। बताओ कौन हाइड्रोलाइज है? यहाँ पे केटायन ही हाइड्रोलाइज, क्योंकि बेस से जो गया है वही वीक बेस था, तो उसी वाले का जो पार्ट होगा वही हाइड्रोलाइज होगा। इट मीन्स केटायन हाइड्रोलाइज। ऐसे मैं कई उदाहरण लिख रहा हूँ, अन्य एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर। क्या भाई लिख रहा हूँ, जरा सा देखो। जैसे NH4Br लिख दें तो चलेगा, इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैं ऐसा लिख दूं CaCl2 लिख दूं, चलोगे? कहना सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस और HCl एसिड। HCl कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। मैं कौन सा पार्ट पढ़ रहा हूँ? साल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा कि सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को हम वीक बेस कंसीडर करते हैं। तो कहना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो समझ आ रहा होगा। चलो ऐसे लिख, जैसे CuSO4 लिख दो तो चलेगा। CuSO4 किससे बना होगा? CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस और H2SO4। बताओ ये कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग। ये कैसा बेस? वीक। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसके अलावा सब वीक। एक एक्सेप्शन वो बता दूंगा, लिखवा दूंगा, बाकी सब वीक ऐसा मान। जैसे एल्युमिनियम, इधर तो पहले बताओ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? वीक बेस। और CuOH का होल 3 क्या है? वीक बेस। FeOH का होल 3 ये क्या है? वीक बेस। समझ में आ रहा होगा, देख लो। तो यही उदाहरण यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि AlCl3, बताओ इसमें कौन हाइड्रोलाइज होगा? केटायन, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस? वीक बेस। ऐसे लिख देना बेटा, समझ में सब आ जाएगा। एक चलो ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ETC एक्सेप्ट
समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने। करना यहाँ पर ये सारे जो साल्ट लिखे हैं यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो नोट करके। हियर cation will be hydrolyzed, here cation will be hydrolyzed, यहाँ पर हर जगह cation हाइड्रोलाइज्ड हो। that is pH always less than 7, ठंडी आज ज्यादा है, pH always less than 7। ठीक है भाई, केटाइन हाइड्रोलाइज होगा, साल्ट सोल्यूशन हमेशा एसिडिक होता है, और एसिडिक होगा तो फिर अरे भाई ऐसे सोचो ना, केटाइन हाइड्रोलाइज हो माने केटाइन गया तो वाटर के OH को ले ले, बचा क्या H प्लस, तो वही H प्लस की उपस्थिति की वजह से वह सोल्यूशन एसिडिक, बस यही। तो चलिए तीसरा हो गया, एक लास्ट, 3 हो गया ना, 2 हो गया, तीसरा कौन है? देखो तीसरा ये साल्ट ऑफ, देखो लोग साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड बहुत, मैं सरफेस से बात कर रहा हूँ, एकदम डीप में, छोटी बड़ी सारी बात करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, कहना वीक एसिड वीक बेस से जो साल्ट बना रहे भाई, चलिए वीक एसिड मान लो लाइक एक जनरल CH3COH लिया, वीक बेस मैंने NH4OH लिया, ये रिएक्शन कर गया, अमोनियम स्टेट CH3COO NH4 बना, वाटर बना। ये लिखने के बाद देखो देखो जरा सा, ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस से साल्ट यही बना था ना, ये तो साल्ट है। और ये साल्ट में कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज होगा? दोनों, बोलो भाई दोनों, केटायन एनायन दोनों यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा, देख लेना। अच्छा, इसे कई अन्य एग्जांपल भी जरा लिखना चाहूंगा, जरा देखना। जैसे मैंने लिख दिया CH3COO, मान लो ये तो लिखा ही था, CH3COO का होल टू, ऐसे लिख दिया कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल टू Ca। बताओ ये सही है या गलत है? सही है। कहना सर सही हमें नहीं लग रहा है, तो सही नहीं लग रहा है तो सोचो, सही लगने लगेगा। H इसमें H2 क्या था? एस्टिक एसिड वीक एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस से मिलेगा तो यही साल्ट। बोलो भाई बनेगा? यस, ऐसे लिख लेना। जैसे मैंने लिखा HCOOK, HCOK, सॉरी ये गलत, ये नहीं होगा ना इसमें, ये नहीं, ऐसे लिख लो HCOO का होल टू Ca, ऐसे लिख दो चलेगा? यस का नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिख दूं C6H5COO NH4, जरा बताओ, बेंजोइक एसिड वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, दोनों मिलकर यही साल्ट बना पाएंगे? यही बना पाएंगे। ऐसे उदाहरण में आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस से साल्ट बना। अच्छा, जब वीक एसिड और वीक बेस से साल्ट बनता है तो क्या वहां पे कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज हो? दोनों, केटायन और एनायन, दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज होंगे। तो साल्ट सोल्यूशन कैसा? एसिडिक की बेसिक? कुछ भी हो सकता है, एसिडिक या तो बेसिक या न्यूट्रल। बस केवल इतना लाइन लिख लो कि हियर, बस इतने लिख लो, हियर यहाँ पर केटायन एंड एनायन बोथ हाइड्रोलाइज, ऐसे लिख लो, केटायन एज वेल एज एनायन, केटायन एज वेल एज एनायन बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड, बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज pH, ऐसे लिखना, pH लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7, कुछ भी हो सकता है, मैंने एक ही साथ सब लिखा, pH लेस देन या ग्रेटर देन या बराबर 7 के हो सकता है, कुछ भी, अब डिपेंड करेगा उस पर, पीछे सब बात हो चुकी, ठीक है, दोबारा उसको रिपीट ना किया जाए तो ज्यादा ठीक है। चलिए अब ये तो हो गई कि चलो भाई टाइप ऑफ साल्ट 3 बताया। हाँ, चौथा एक साल्ट हो रहा है, लिख लो कि साल्ट ऑफ, लिख लो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कैसा होगा? कहना सर कभी देखा नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ साल्ट, देखा है कि नहीं देखा? बहुत सारे, जैसे HCl, और जैसे मैंने कहा H2 NaOH ले लो, NaOH ही ले लो आप, NaOH ये क्या बनेगा भाई? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। इसमें कौन हाइड्रोलाइज होगा? कोई नहीं,
केटायन एनायन कोई हाइड्रोलाइज नहीं, हाइड्रोलाइज मतलब न केटायन एनायन जो साल्ट का दोनों पार्ट हो कभी भी पानी से अभिक्रिया नहीं करेगा, न तो केटायन न तो एनायन। ठीक है। अच्छा अब आइए जरा सा अन्य उदाहरण लिख लो। अन्य उदाहरण में जैसे लिख लो भाई CaCl2 है, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब तो हो ही जाएगा। और कुछ ले लो, जैसे H2SO4 सॉरी ये ले लो तुम Na2SO4 ले लूं तो चल जाएगा। यस बोलो बोलो। Na2SO4 क्या NaOH बेस H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं लिख लूं K2SO4 चलेगा। यस ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। अच्छा मैं इसे लिख दूं तो चल जाएगा Al2SO4 का होल 3 लिख ना सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ एक क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ साल्ट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप पे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी आगे वाले सब वीक बेस। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस रहा होगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ कौन हाइड्रोलाइज होगा? एनायन की केटायन, सीधे बोलो कौन? केटायन हाइड्रोलाइज। कौन? केटायन, क्योंकि एल्युमिनियम कहाँ से गया? वीक बेस से। तो ये सब पहचानना है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, साधारण बात है। ऐसे अन्य उदाहरण भी देखा जा सकता है। अब आइए जरा सा हम कहते हैं कि यार साल्ट हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ना नहीं शुरू किया, अभी तो सब उसके प्लेटफॉर्म तैयार करो। अब देखो जरा सा एक लाइन, आपको एक टर्म यहाँ पर आएगा बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक हेडिंग डाल देना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है कहना कि यह बिल्कुल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा है, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है। तो लिख लेना कि इट इज सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो टर्म है कहना यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जैसा है, इट इज सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिखना चाहो तो नीचे से एक पॉइंट लिख लेना एक इसी में लिखो, द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ साल्ट, द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ साल्ट which are hydrolyzed at equilibrium। देखो द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ साल्ट, बड़ी सरल भाषा में बातें कर रहा हूं, समझते चल। द पार्ट ऑफ 1 mole of salt which are hydrolyzed at equilibrium, that part is known as degree of hydrolysis। मैंने बोला कि द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ साल्ट विच आर हाइड्रोलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम, दैट पार्ट इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h। ठीक लिखो, नहीं समझ में आ गया? ठीक, इसका मतलब अच्छा अल्फा भी तो यही होता था। मैं वहां ये कहता था कि द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट विच आर डिकम्पोज्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने पर 1 मोल रिएक्टेंट का जितना पार्ट डिसोसिएट हो जाता था वो अल्फा होता। यहाँ पे है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस करना। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो कहना कि इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन में आएगा साल्ट के 1 मोल साल्ट का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाए, 1 मोल से मान लो 0.6 मोल हाइड्रोलाइज हो गया, वही 0.6 क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक, ये बात को लिखना चाहो तो एक सूत्र भी बना सकते हो, लिख लो H बराबर क्या होगा? अमाउंट ऑफ साल्ट विच आर डिहाइड्रोलाइज, लिखो अमाउंट ऑफ साल्ट विच आर हाइड्रोलाइज्ड at equilibrium divided by initial amount of salt, initial amount of salt। ये है बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इक्विलिब्रियम आने पर 1 मोल साल्ट का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाए वही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब बात आती है कि अच्छा चलो मान लो ये सब तो जान गए, लेकिन हम क्वेश्चन देख के पहचानेंगे कैसे कि यह प्रॉब्लम साल्ट हाइड्रोलिसिस की है कि बफर की है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की है
कि पीएच की है, काहे की है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की, पहचानेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम आपने देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो उसको पहचानो कि ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है, फिर जब संबंधित पता चल जाएगा किससे है तो उस हिसाब से सोच के वो सब फार्मूला वगैरह लगा के आंसर दे देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम डिसाइड करें कि दिया गया प्रॉब्लम हमारी किससे संबंधित है, तो उसके लिए हेडिंग डालना पड़ेगा। लिखो मेथड टू डिसाइड, लिखो मेथड टू डिसाइड कि गिवन प्रॉब्लम is based on salt hydrolysis. Method to decide given problem is based on salt hydrolysis. सर हम कैसे पहचानेंगे कि यह दिया गया समस्या यह साल्ट हाइड्रोलिसिस की है, ये कैसे पहचान पाए? इसके लिए बड़ा एक छोटी सी बात है, एक या दो बात लिख लेना। पहला तो यह है कि क्वेश्चन में साल्ट का कंसंट्रेशन दिया हो, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या विल बी गिवन, तो लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज गिवन, लिख लो दिया होता है, कंसंट्रेशन साल्ट का दिया होता है क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज गिवन। वो कैसे, अरे भाई ऐसे ऐसे दे दे, दैट इज जैसे मान लो दे दे 0.01 इतना दे दे NH4Cl, इतना मोलर NH4Cl दे दे, NH4Cl, तो कहना यार ये तो साल्ट और उसका कंसंट्रेशन दिया, पहला काम तो हो। अच्छा एक बात और भी इसी में लिख सकता हूँ, जैसे मान लो या तो कहना कि ये न दे तो केटायन और एनायन का भी कंसंट्रेशन दे सकता है, किसका, केटायन और एनायन, केटायन का या एनायन का कंसंट्रेशन दे दे। जैसे जैसे एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसे दे दे कि 0.01 मोलर एसीटेट आयन, ऐसे दे दे एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, तब भी कहना ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है, साल्ट है। या सुनो सुनो ऐसे न लिखता, ऐसे न लिखता, ऐसे लिख देता 0.01 मोलर CH3COONA दे देता, बताओ ये साल्ट है, तो वही साल्ट है, तो उसी का कंसंट्रेशन दिया। सुनो 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 इधर देखो, कहना ये भी साल्ट का कंसंट्रेशन दिया, यहाँ भी दिया, कहना ये न देता तो सवाल में ऐसे भी दे सकता था 0.01 मोलर NH4+ दे देता, इसका कंसंट्रेशन दे देता। बोलो केवल केटायन, अरे यार जितना इसका कंसंट्रेशन होगा साल्ट का, उसमें उपस्थित केटायन का भी कंसंट्रेशन वही होगा कि बदल जाएगा वही, अरे बोलो भाई। अच्छा यदि ये साल्ट का कंसंट्रेशन ऐसे दे दे या इसे दे दे क्या 0.01 मोलर एसीटेट आयन, करना इसे भी दे सकते, क्यों, क्योंकि जितना साल्ट का कंसंट्रेशन होगा उसमें एनायन का भी कंसंट्रेशन वही। अच्छा क्यों मैंने यहाँ एनायन का लिखा, यहाँ केटायन का क्यों, समझ रहे हो, इसमें केटायन हाइड्रोलाइज होगा और इसमें एनायन, ऐसा भी सवाल में देगा, थोड़ा थोड़ा पहचानेंगे कि इसका मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस की कुछ समस्या लग रही है। एक ही समस्या से नहीं, यहीं से नहीं पहचान पाओगे, एक और बात आएगी, दूसरी बात क्या आएगी, ध्यान से लिखना, एक दूसरे नंबर पे लिखना मेथड टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड है। तो पहला तो यही है कि क्वेश्चन में साल्ट का कंसंट्रेशन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो केटायन या एनायन का कंसंट्रेशन दिया होगा। और दूसरा नंबर पे लिखना, यार ये क्या हो रहा है, दूसरा नंबर पे लिखो क्या, हम बता, एक सेकंड रुक जाओ जरा, से पहले उससे आवाज कम करवा, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा समस्या ये है कि उसमें साल्ट, एसिड और बेस, अच्छा साल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाने, तो कहना एसिड और बेस को मिलाने से जो साल्ट बनता है, कहना साल्ट बनाने से पहले दिमाग लगाना, तो कहना एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, क्या सेम होने चाहिए, तो लिख देना मिली इक्विवेलेंट, दूसरे पॉइंट में लिखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, देखो बेटा आवाज आवाज थोड़ा ज्यादा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस
मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस शुड बी सेम होने चाहिए। अब सही, शुड बी सेम, कहना एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। जैसे 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 देख, जैसे बात आई कि मैंने कहा कि सपोज करो ये लिखा मैंने CH3COOH, ये एसिड है, इसका मान लो नॉर्मेलिटी दे रखा है 0.0, मान लो दे दिया 0.02 दे दिया, वॉल्यूम इसका दिया मान लो 500 ml मान लो, एक मिनट, या चलो इसको 0.01 कर लो, अभी अभी बताता हूँ, 0.01 कुछ भी कर लो यार। कुल मिला के एसिड और बेस मिला के जब हम वो साल्ट बनाएंगे तो उसमें एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। दो प्रॉब्लम यही अगल बगल लिखूंगा, बहुत ध्यान से लिखना, तब तुम रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि दिया गया प्रॉब्लम साल्ट हाइड्रोलिसिस की है या बफर की है। बफर भी सोल्यूशन का पीएच हम निकालते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस में भी हम सोल्यूशन का पीएच निकालते हैं। तो प्रॉब्लम समस्या पहले समझेंगे किसकी, तो चलो भाई समझ में थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करो। ये वीक एसिड है और सामान्य का स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो NaOH, और इसका नॉर्मेलिटी दिया है मान लो 0.02, और इसका वॉल्यूम दिया है 250 ml दिया, मान 250 ml मान लो दिया। अच्छा, इन दोनों को हमने मिला दिया, एसिड को और बेस को मिला दिया। अच्छा जरा बताओ, मिलाओगे तो क्या बनेगा? इनको मिलाओ, मिक्सचर तो बनेगा यस, लेकिन मिक्सचर में साल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड बेस को छोड़ेगा नहीं, रिएक्शन करेगा, वह उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो साल्ट फाइनली बनेगा। और साल्ट कौन सा बनेगा? CH3COONA, है ना, यही साल्ट बने। अच्छा बताओ कि एसिड बेस को मिलाने से जो साल्ट बना, उस साल्ट का जरा मिली इक्विवेलेंट बताओ क्या हो। पहले सुनो, पहले बताओ इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है? मिली इक्विवेलेंट समझते हो? नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो ml में, वॉल्यूम ml में, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml से क्या आता है? मिली इक्विवेलेंट। ठीक, तो जरा बताओ, मान लो इसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है वॉल्यूम V2। अच्छा बेटा बताओ एसिड का मिली इक्विवेलेंट कितना है? 5, मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा बेस का 5, इसका मतलब एसिड का मिली इक्विवेलेंट 5 है, बेस का भी मिली इक्विवेलेंट बताओ 5। अरे होगा कि नहीं? यस, ये है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस और ये है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर ही है। सुनो सुनो, अच्छा जब एसिड 5 मिली इक्विवेलेंट था, बेस का भी 5 मिली इक्विवेलेंट था, बताओ इस मिक्सचर में जो साल्ट बनेगा उसका भी 5 मिली इक्विवेलेंट हो। अच्छा ये प्रॉब्लम हमारी जो अभी बन रही है, देखो एसिड और बेस के बराबर मिली इक्विवेलेंट मिला दिया, तब फिर यह जो साल्ट सोल्यूशन बना, कहना फिर ये साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम होगी। किसकी? साल्ट। एक काम यहीं पे और कर लेना कि यदि हम कहें कि इस मिक्सचर में नॉर्मेलिटी साल्ट की जरा बताओ क्या? साल्ट की मान लो दोनों को मिला दिया, साल्ट बना सोल्यूशन के अंदर, मिक्सचर में क्या बना? साल्ट। अब हमें साल्ट की नॉर्मेलिटी निकालना। सुनो, तो साल्ट की नॉर्मेलिटी कैसे आएगी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन लीटर, ऊपर मिली इक्विवेलेंट है। हाँ, साल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट लेते तो वॉल्यूम लीटर में ले, और वो मिली इक्विवेलेंट है तो वॉल्यूम ml में ले। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन ml, मिक्सचर इन ml लिखते जाना, मिक्सचर इन ml, ये हो जाए। या कहना यार नहीं मैं तो सर ये नहीं लगाऊंगा, मेरा मन नहीं, हम ये वाला लगाएंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ साल्ट, मान लो इस दोनों को एसिड बेस मिला दिया, साल्ट मिक्सचर बन गया है, अब करा साल्ट की नॉर्मेलिटी, तो तुम ये भी लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन लीटर। अरे यार देखो सुन पहले एक लाइन सुन लो फिर लिखो। हमने कहा एसिड बेस जो मिला रहे हैं उनके मिली इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, या कहना दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। ये मतलब हम ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बोले तो ये मत समझना कि यार मिली इक्विवेलेंट केवल बराबर होने चाहिए, दोनों के या तो मिली इक्विवेलेंट बराबर हो या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम जो आएगी ये साल्ट हाइड्रोलिसिस की होगी। किसकी? साल्ट। और यदि दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर में साल्ट की नॉर्मेलिटी निकाला जाए तो इसे निकाल कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट कितना, तो बताओ इसकी नॉर्मेलिटी मान लो निकाल दे,
बताओ क्या करें, नॉर्मेलिटी निकालनी है साल्ट की। साल्ट माने सोडियम एस्टेट की नॉर्मेलिटी। तो बताओ इसका मिलीकरण कितना होगा, 5, क्योंकि 5 मिलीकरण एसिड 5 मिलीकरण बेस मिला है तो साल्ट 5 मिली इक्विवेलेंट ही बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट। पीछे पढ़ा है ना लॉ ऑफ मिलीकरण। तो जितना मिलीकरण एसिड का है वह उतने ही मिलीकरण बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और उतना ही मिलीकरण साल्ट बने। ये बना कितना 5, सुनो 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 5 लिख दिया। और भाई मिक्सचर का वॉल्यूम 750, 500 और 250 जोड़ देना तो 750। अब ये जब सॉल्व करोगे यहाँ से नॉर्मलिटी आएगी, क्या नॉर्मल, बस यहाँ से निकाल लेना नॉर्मलिटी आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब केवल तात्पर्य समझो। अच्छा जो नॉर्मलिटी आएगी, सुनो, अच्छा ये जो साल्ट का एन फैक्टर बताओ क्या हो, 1, क्योंकि तोड़ के देख लेना, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ केटायन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन 1, तो कहना एन फैक्टर 1 है इसका। तो जितनी नॉर्मलिटी है यही क्या होगी, मोलैरिटी। भाई नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर 1 होगा। तो जितनी नॉर्मलिटी आई है वही मोलैरिटी। सुनो जो मोलैरिटी है वही क्या है, सी, वही है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। समझ आ गया तो देख लेना, इसे पूरी बात लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है ना, थोड़ी सी आज आवाज में मजा नहीं आ रहा, आवाज में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं, मेरी आवाज तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ये नोट कर लिया, चलो अच्छा। तो अच्छा इसी के पैरेलल एक बात और बता देता हूँ, हमेशा याद रखना आगे के। अच्छा सुनो, ये हो गया, नोट कर लिया ना। अब एक दूसरा बात बताऊंगा, वो लिखना नहीं, थोड़ी देर अभी सुनो ध्यान से। ये सारी बात मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन वो बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो बेटा ऐसा आ जाता, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लो ये आ जाता कि यही सारा केस था, सब कुछ यही दिया है, बस यहीं पे थोड़ा सा एक परिवर्तन करेगा, जरा ध्यान से सुनना क्या परिवर्तन करना। जैसे मान लो हमने कहा कि यार ये भी हटा दो इसको, हमने कहा कि भाई इसका नॉर्मलिटी दिया, वॉल्यूम दिया, मान लो इसकी नॉर्मलिटी 0.1 की जगह 0.2 कर दे, मान लो 0.2 कर दे, और इसका अब जरा बताओ इसका मिलीकरण क्या होगा, 10, कहना साहब मिलीकरण 10 हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलीकरण, इसका 5, इसका मतलब समझ रहे हो, 5 मिलीकरण बेस 5 मिलीकरण एसिड को न्यूट्रलाइज करे बस। और जरा बताओ मिक्सचर में 2 लोग यहाँ पे बनेंगे, जरा समझ के चलना, जरा सा डिटेल बता रहा हूँ समझना। यही समस्या देखो बदल जाएगी अभी, क्या ना कि मान लो इसमें फिर मिलाएंगे तो निश्चित है कि इसमें क्या क्या बनेगा, CH3CONA बनेगा और CH3COOH भी रहेगा। क्यों, सुनो हम बता रहे, इधर देखो इधर देखो, साइड में हम लिख देंगे अभी, इधर देखो, पहले ये था CH3COOH और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, NaOH, और रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है, CH3COONA, और क्या बना रहा है, वाटर। अच्छा बताओ ऊपर याद रखना, पहले बताओ इसका मिलीकरण कितना था, 10, इसका 5, बताओ 10 मिली इक्विवेलेंट, इसका 5 मिली इक्विवेलेंट, बताओ साल्ट बनेगा कितना। हाँ पहले शुरू में था कितना, कुछ नहीं, पहले शुरू में कुछ नहीं। अब जरा सा देखना, जरा दिमाग लगा, तो 5 मिलीकरण बेस 5 मिलीकरण एसिड को न्यूट्रलाइज कर, तो यहाँ पे 5 मिली इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 60, और 5 मिली इक्विवेलेंट क्या बनेगा, वाटर। सुनो अच्छा ये 5 मिलीकरण बचेगा कितना, 0, पूरा न्यूट्रलाइज में ये चला गया। अच्छा इसका बचेगा कितना, बोलो, 5 मिलीकरण ये बच जाएगा, 5 मिली इक्विवेलेंट बच। अच्छा बताओ रिएक्शन के बाद अब उस कंटेनर में मिक्सचर में कौन कौन होगा, बना हुआ साल्ट होगा 5 मिलीकरण और बचा हुआ एसिड। बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट, कहना ये लिमिट में है, 5 ही मिलीकरण था, 5 मिलीकरण इसके 5 मिलीकरण को न्यूट्रलाइज कर दिया, 5 मिलीकरण बच गया क्योंकि एक्सेस में था, तो ये जो बचा रह गया जो साल्ट बना। अब बताओ जरा सोच के भैया, इस कंटेनर में 2 पार्ट होंगे, कौन कौन, ये साल्ट भी होगा और एसिड। तो बताओ ये साल्ट, और अभी मैं थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बाद आपको 2 दिन बाद चर्चा करूंगा, तो आपको एक बात बताऊंगा, बफर सोल्यूशन, क्या बफर सोल्यूशन, तो उसमें कहते हैं 2 तरीके का बफर बात करूंगा, एसिडिक बफर और बेसिक। तो एसिडिक बफर क्या होता है,
कहना के सुनो, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड salt of its acid with strong base. सुनो सुनो सुनो, weak acid and salt of weak acid with strong base. जरा सोचो सोचो जरा सा, बताओ ये दोनों पार्ट को, ये क्या है? वीक एसिड और ये क्या है? ये साल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। तो कहना ये मिक्सचर ओवरऑल बफर सोल्यूशन होगा। क्या होगा? बफर। और ये भी एसिडिक बफर है। क्या है? तो यही प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा केवल यहीं पे .1 के हटा के .2 कर दिया बस, कहना बात बदल गई। अब ये पूरी समस्या बदल गई। अब ये साल्ट हाइड्रोलिसिस से कहीं कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम बफर में चला गया, बफर सोल्यूशन। तो ये बहुत ही बारीकी है, वही समझना है। क्वेश्चन को तो लग जाएगा, लेकिन बारीकी थोड़ा सा क्लियर कर। तो इसको कहीं साइड में लिखो, नोट करके लिख लेना। नोट, सर नोट बहुत देते हो, लेते बहुत कम हो, नोट देते बहुत। चलो चलो ठीक है, नोट करो। तो यही समस्या को लिखना है। जहां तक लिख लिया था नोट करके जरा ये लिख लो, ये ऐसे लिखो। और इतना लिखने के बाद लिख लेना अब प्रॉब्लम जो है ये बफर सोल्यूशन। लिख लो जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करो। CH3COOH है, NaOH है, इसका नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया, इसका नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया। बस एसिड का मिलीकरंट 10 था, बेस का मिलीकरंट 5 था। 5 मिलीकरंट बेस, 5 मिलीकरंट एसिड को न्यूट्रलाइज किया, साल्ट बना। 5 मिलीकरंट एसिड बचा, 5 मिलीकरंट, दोनों के मिक्सचर हैं। इसका मतलब यह प्रॉब्लम साल्ट हाइड्रोलिसिस की नहीं है, ये बफर की समस्या है। किसकी? बफर। बस इतना लिखने के बाद ये लिख लिया, नोट कर लिया। छापो जल्दी से करो। ये नीचे भी लिख लेना, ये जब लिखा जो, इतना लिखने के बाद एक और नीचे लिख लेना, उपरोक्त प्रॉब्लम बफर से संबंधित है। किससे? बफर। बस बाकी बात आगे होगी तो बताऊंगा, लेकिन अभी आप डिस्टिंग्विश कर लो कि कब वो साल्ट हाइड्रोलिसिस की होगी, कब बफर की। बस क्या अगल बगल क्या देख रही हो? लिखो। बगल वालों को देख के कभी मत लिखना, यहाँ देख के लिखो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ ऐसे सुनो, मान लो ऐसे ले लेता। अरे सुनो यार, मान लो इसका मैं लेता 40 मिलीकरंट होता और इसका 5 मिलीकरंट होता, तो 5 मिलीकरंट बेस, 5 मिलीकरंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता। साल्ट बनता कितना? 5 मिलीकरंट, 35 मिलीकरंट एसिड इसी में रहता। अब दोनों आगे, अभी भी ये प्रॉब्लम किसकी है? बफर। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बफर की है तो दोनों के मिलीकरंट बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। क्या हुआ बताओ? नहीं है, इसीलिए तो बता। होने यही तो लिखवाया हूँ, देखो मेथड में 2 ही लाइन तो लिखवाया। पहला क्या लिखवाया कि साल्ट कैसे हम पहचानेंगे सर, हाँ यही तो लिखवाया। तो कहना सर उसमें साल्ट का मोलर नॉर्मलिटी दिया हो, देखो दिया है ना। फिर दूसरा नंबर पे क्या लिखवाया? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस शुड बी को लाइन करो, अंडरलाइन। हो सकता नहीं, यहाँ कैन में नहीं है। हाँ? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होना ही चाहिए, तभी वह समस्या साल्ट हाइड्रोलिसिस की है, अन्यथा हाथ खड़े कर देना नहीं ऐसा। हाँ चलो समझ आ गया होगा, ये सब भी नोट कर लो, ये सब लाइन हो गया। आगे बढ़ू, चलो तो आइए जरा सब, तो चलिए बेसिक बात हो गई। आइए हम आपको अब 3 तरीके के हाइड्रोलिसिस पे चर्चा करूंगा, केटायन एनायन और केटायन एनायन दोनों। तो पहला हेडिंग आपको पड़ेगी, लिख लो जरा सा हेडिंग डाउन कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, बात नहीं करिए बस सुनते जाइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बस ऐसे लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार फिर से कंफर्म करूं जो पीछे बात किया है। देखो एसिड और बेस के यदि मिली इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए
तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अच्छा, मिक्सचर में सिर्फ क्या रहेगा, साल्ट, तभी वो साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम होगी। यदि मान लो एसिड बेस के मिली करंट बराबर नहीं है, तो उनको मान लो मिला दिया, तो पता लगा कि मिक्सचर में साल्ट भी बना और एसिड जो बचा भी रह गया, तो फिर प्रॉब्लम फिर करना साल्ट हाइड्रोलिसिस की नहीं, फिर वो बफर। इसीलिए दोनों को अगल बगल करवा दिया कि पहचानने में दिक्कत ना। बफर आएगी तो फिर यही वापस बताऊंगा कि पीछे की बात याद करो, यही याद कर लेना, ठीक है, समझ आ। चलिए आपको बात कर रहा हूँ, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जरा देखना। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सुनो बेटा, ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने लिख लिया CH3CONA है, कोई एक उदाहरण लेके बताऊंगा। जैसे हमने कहा HCOONA है, Na की जगह K भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। HCOOK है, जैसे C6H5COOK है, ऐसे कहना ये सब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिले हुए साल्ट हैं। हम कोई एक, चलो यही ले रहा हूँ, पहला लेके जरा सा हम आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, बहुत सारे सूत्र और फार्मूला इसमें मिलेंगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। चलते हुए, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस साल्ट है। चलो मैंने माना कि लेट द, लिखते जाओ, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, लिख द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, यही लिख लो, यही साल्ट ले रहा हूँ, CH3COONA है। मान लो करा लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एस्टेट इक्वल्स टू C मोलर। मान लो साल्ट जो है इसका कंसंट्रेशन दिया है C मोलर, इसमें दो पार्ट है, केटायन और एनायन। अच्छा बेटा जरा ध्यान से सोच के बताओ, इसमें कौन हाइड्रोलाइज है, एनायन। चलो चलो बस अब देखते जाओ, यहाँ पर एनायन हाइड्रोलाइज होगा, CH3CO माइनस ही पानी से अभिक्रिया करेगा, सोडियम आयन नहीं करेगा। देखो तेज एनायन है, पानी से रिएक्शन करेगा, तेज क्या बनाएगा भाई, CH3COOH बनाएगा और H+। बताओ भाई एनायन हाइड्रो, क्या बना दिया, OH, H तो जुड़ गया, OH बना। अच्छा जरा बताओ, यह साल्ट में दो पार्ट थे, केटायन एनायन, लेकिन एनायन ही यहाँ हाइड्रोलाइज हुआ, और एनायन हाइड्रोलाइज हुआ तो साल्ट सोल्यूशन बेसिक। यहाँ तो मैंने बोल दिया बेसिक, अब देखना फाइनली लास्ट में प्रूव भी हो जाए कि बेसिक है, क्योंकि इसका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही आएगा, निकाल के देखेंगे वहां पर। तो कहना यहाँ पे लिख लो, दैट इज, आगे लिख रहे पे पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन 7 ही आएगा। कैसे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए आप नोट कर लो बस इतनी छोटी सी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमने कहा कि चलो माना इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग। अच्छा बताओ साल्ट का कंसंट्रेशन C मोलर है, बताओ इसमें एनायन का कंसंट्रेशन क्या होगा, C मोलर, ये C मोलर है। अच्छा ये वाटर यहाँ एक्सेस में ले लिया, किसमें, एक्सेस, पानी ज्यादा मात्रा में। अच्छा इनका कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, देखो स्टार्ट हो गया, एनायन वाटर से हाइड्रोलाइज हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, चलता गया, ये बनाया, ये इसको बना रहा है, दोनों एक दूसरे को बनाने में लग गए, रिएक्शन चलते चलते इक्विलिब्रियम में, एक समय ऐसा आएगा फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का रेट बराबर, वही अवस्था इक्विलिब्रियम की अवस्था। तो कहना एट इक्विलिब्रियम, ए इनिशियल था, T बराबर 0 मान इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कहना सुनो 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 एक, कहना अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात बोली थी, मुझे अभी तक याद है कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो 1 मोल साल्ट का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज होता है वही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, 1 मोल का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज होगा वो होता है H, स्मॉल h। अच्छा यहाँ पे C मोलर कंसंट्रेशन साल्ट का, तो C मोलर इज द कंसंट्रेशन, और C मोल इज द अमाउंट। अरे C मोलर का मतलब आगे बढ़ के तो C मोल साल्ट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो C मोलर क्या है, कंसंट्रेशन, और उसमें साल्ट है कितना, C मोल, C मोलर, C मोल। तो 1 मोल से जितना हाइड्रोलाइज होगा वो तो H कहलाता है, तो C मोल से कितना हाइड्रोलाइज, CH, C में से निकलेगा CH, इसका बनेगा कितना CH। अच्छा वाटर यहाँ ज्यादा मात्रा में, और मैं पहले से बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि जब कभी कोई एक्सेस में होता है तो उसके कंसंट्रेशन को हम यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कंसीडर नहीं करते, या छोड़ो सीधे। अच्छा बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो पहले एक्सप्रेशन लिखो, इसका क्या लिखो, एक्सप्रेशन। तो के बराबर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। पीछे तक बात समझ आ रही भाई, चल यहाँ लिखना CH3COOH का कंसंट्रेशन
concentration of acetic acid at equilibrium into concentration of OH minus at equilibrium upon concentration of acetate ion at equilibrium. वाटर को मत लेना, एक्सेस में है, इसके कंसंट्रेशन को हम कंसीडर नहीं करें। इतना लिखने के बाद अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको के न लिख के यहाँ के एच लिख देंगे। क्या के एच? एक्चुअल में के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के एच इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी, साल्ट की, इसीलिए के एच लगा दिया, बाकी वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है? इक्विलिब्रियम। तो के एच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लिख दिया भाई। जरा सबकी इक्विलिब्रियम पे जरा कंसंट्रेशन सबका पता है, रख दो। यहाँ हो जाएगा सी एच इंटू सी एच अपान सी माइनस सी एच। अब स्पीड आपके मेंटेन करिए जरा सर, बढ़ाते चलिए फटाफट। ये हो जाएगा के एच की वैल्यू आ गई, तो देखो के एच बराबर ये भी लिख सकता हूँ, सुनो सी एच इंटू सी एच अपान सी कॉमन ले लो, यहाँ होगा 1 माइनस एस, सी क्या हुआ, कट गया, ये आ जाएगा आपका सी एच स्क्वायर अपान 1 माइनस। इतना लिखने के बाद आगे लिख लो, इफ 1 इज मच मोर ग्रेटर देन एच, यदि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एक की तुलना में बहुत यदि छोटा है, तो यहाँ से सुनो, यहाँ से एच को क्या करना, इग्नोर कर दो, और एच इग्नोर निग्लेक्ट कर दोगे तो आ जाएगा के एच बराबर सी एच स्क्वायर। ये बन गया, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। चलो मान लो इक्वेशन नंबर 1 आ गया कि के एच बराबर हो गया सी एच स्क्वायर। तो कभी भी साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम हो, एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा हो, तो कहे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच कितना होगा, होगा सी एच स्क्वायर। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। सी क्या है, एच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा बेटे एक बात ध्यान से देखो, तुम्हें एक बात मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, जरा ऑब्जर्व करना। ये जो रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस सिस्टम के अंदर तीन तीन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है। कितने? 3। ना सर दिख तो एक ही रहा, 3 तुम्हें कैसे दिख रहा है? इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये एनायन वाटर से रिएक्शन किया, ये बना रहा है, ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में करना। इस सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अपना इक्विलिब्रियम खुद में बना रहे हैं। अच्छा बताओ यहाँ पर एसिड क्या है, वीक की स्ट्रॉन्ग? अच्छा वीक एसिड क्या थोड़ा टूटता है कि पूरा? थोड़ा 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 टूटता है कि पूरा? है? थोड़ा टूटता है। अच्छा थोड़ा टूटेगा तो सुनो, एसिटिक एसिड थोड़ा टूट के आयन बना दिया, और आयन जो बना और ये जो बचा, इसमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आता है, इसका मतलब ये अपना खुद का इक्विलिब्रियम बना रहा हो, सेल्फ अपना इंडिविजुअल बॉडी है, अपना इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहा हो। अच्छा वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कहना बताया तो था। वाटर की समस्या के बारे में जब बात किया तो मैंने कहा वाटर एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी पूरा नहीं टूटता, थोड़ा, ये थोड़ा टूटेगा। तो वाटर था, H प्लस आयन OH आयन थोड़ा बनाएगा, फिर इसको बनाएंगे इसे इसे, फिर इक्विलिब्रियम। ये अपना खुद का इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये अपना खुद का बनाएगा, और इसके अंदर ये पूरा सिस्टम भी किसमें है, इक्विलिब्रियम। नहीं समझे? जैसे मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पूरा एक सिस्टम है, एक तो यही सिस्टम है पूरा, और इस सिस्टम में जितने कंपोनेंट हैं, हम लोग मान लो हम लोग अपना छोटी छोटी अलग से कोचिंग भी चलाएं, तो वो भी क्या है, कोचिंग। ये भी क्या है, कोचिंग। एक सिस्टम वाली कोचिंग हो गई, एक हमारी इंडिविजुअल हो गई, इस टाइप से कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में तो है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, ये भी अपना खुद का बनाएंगे इक्विलिब्रियम। तो चलिए यही बात समझाना चाह रहा था, देखो यदि समझ में आ जाए तो। अच्छा जो एसिड था ये अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा, इसका मतलब मैं वही लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब उस इक्विलिब्रियम सिस्टम में जो एसिटिक एसिड था वो भी ऐसे नहीं रहेगा, ये टूट के H प्लस आयन और CH3CO माइनस, सुनो इसे लिख दो, लिखते जाओ, अब इसको लिखो, CH3CO माइनस और H प्लस बनाए, ठीक है। अच्छा बताओ जब ये टूट गया, इक्विलिब्रियम बना दिया, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का जरा लिखो, K बराबर क्या लिखे, concentration of acetate ion into concentration of H plus ion upon concentration of acetic acid। न समझ में आए तो न समझना, लिखते जाना, घर में समझ में आ जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे आ जाए। बाकी ये डेराइव नहीं करवाएगा तुमसे, मैं जगह जगह से फार्मूला आ रहा है वही निकलवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक तो ये हो गया, चलो मान लो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो इस। अच्छा कहना वाटर भी उस सिस्टम के अंदर था जो कि 100% नहीं टूटता है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा पार्शियली, और ये बनाएगा H प्लस और OH माइनस। ये पूरा सिस्टम भी हमारा इक्विलिब्रियम।
अच्छा वाटर टूटता है तो मैं बहुत सारी बातें लिखा था, शायद याद होगा। सुनो सुनो सुनो, के बराबर एक्सप्रेशन लिखूं तो ऐसे लिख, अभी लिखना नहीं, सुनो एक मिनट यहाँ रुको। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपान वाटर का कंसंट्रेशन, और मैंने कहा कंसंट्रेशन वाटर का कांस्टेंट होता है, इसको इधर लिया था, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट, इसीलिए इतना न लिख के झामा न करके डायरेक्ट यहाँ लिख देना KW लिख देना, कहना ये है इक्वेशन नंबर 3। KW हमने निकाला था, यही होता है। लिख लो ये दोनों इक्वेशन, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। ठीक है भाई, तो इक्वेशन 1 आपको याद हो गया होगा, 2 आ गया, 3 आ गया। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3/2 करेंगे, ध्यान से देख करना, क्यों करोगे, कर रहे हैं बस देखना। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 3/2 करूंगा, 2/3 नहीं, देखो देखो देखो, 3 भी सामने दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 और 2 को ध्यान से देखो पहले, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। देखो भाई इधर, ये देखो KW 3 था, डिवाइड बाई 2, 2 माने फिर KW अपान K, ये ऊपर क्या है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, ये पूरा बात नीचे ले आओ, नीचे डिवाइड करो, यहाँ क्या होगा बेटा CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इसका, इसको कहाँ लिख दो, ऊपर चलेगा, यस, यहाँ लिख दिया CH3CO डबल COOH, ठीक है, डबल O CH3COH का कंसंट्रेशन। सुनो इसमें कुछ कटेगा क्या, यस, देखो क्या कट गया, H प्लस आयन दोनों तरफ कॉमन था, ये देखो काट दिया। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो 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 जरा ऑब्जर्व करो, ये जितना पार्ट बचा हुआ है, ये जितना पोर्शन अभी बचा है, ये देखो कहीं पीछे भी तुम्हें दिखेगा OH आयन, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे दिख, ये A वाला को देखो लिखा OH आयन कंसंट्रेशन इतना इतना, ये पूरा किसके बराबर था, K। ध्यान से फोटो खींचो मन में इसका, देखो है ना, चलो ये देखो यही चीज यहाँ भी है, यही सेम चीज यहाँ भी है, इसको हटा के यहाँ क्या लिख दे KH, इसका मतलब एक फार्मूला डेवलप हो गया कि KW अपान का K, ये किसके बराबर हो गया, KH। अच्छा KH बराबर, ये तो अभी यहाँ से आया, ऊपर भी एक रिलेशन आया था, KH बराबर CH², बोलो आया था, यस। इसका मतलब यार ये बताओ KH बराबर ये भी था, ऊपर आया था, अभी जस्ट निकाला KH बराबर ये आया, तो ना इसका मतलब किसको माने, दोनों को मानो, दोनों को, ये नहीं कि सर हम किसको माने, ये भी KH बराबर हो है, ये भी KH बराबर, तो मैं किसको मानू, अरे दोनों को मानो, सब बराबर है। सुनो बेटा एक मिनट, KH बराबर ये, KH बराबर इतना, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH² बराबर हो जाएगा KW अपान का K, ऐसा लिख सकता हूँ। तो सुनो C को जरा नीचे ले जाओ, तो H² बराबर हो जाएगा KW अपान का K इंटू C नीचे चला गया, कहना फिर H निकाल लो जरा सा, H² की जगह H लिखे तो इसको क्या लिखे, स्क्वायर लिख सकता हूँ, H बराबर हो जाएगा रूट KW अपान K इंटू C। जल्दी से नोट कर लो जहां तक की हो गई, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि तीनों साइटोहाइड्रोलिसिस हमें बतानी है, तीनों के फार्मूला डिस्कस करूंगा, फिर एक साथ फार्मूला लिखूंगा, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आपको हर एक पार्ट पर न्यूमेरिकल मिलेगा, बस आप जल्दी से नोट करो। तो याद करते जाना कि हम कौन सी पार्ट पढ़ रहे हैं, एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, कौन, एनायन, ये लिख लेना, H बराबर आ जाएगा रूट KW अपान K इंटू C। अच्छा एक चीज यहाँ लिखना चाहूंगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर KW K विल बी कांस्टेंट, कहना ये नहीं समझ में, ये कहाँ से तुम बता रहे हो, अरे भाई हमने बताया ना, पहले बताओ Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यस, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अच्छा ये जरा बताओ ये KW भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस, कहना सर जब आपने पानी की समस्या बताई थी तो KW के बारे में डिस्कस किया था, तो तुमने बताया था कि 25 डिग्री पर कुछ और आ रहा था, 90 डिग्री पर कुछ और आ रहा, इसका मतलब KW टेम्परेचर बदलने से बदले। अच्छा यहाँ टेम्परेचर स्थिर कर दिया, बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो KW